नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है मन की पीड़ा। उस रात कशिश और सुमित बुरी तरह झगड़े। सुमित अपने दोस्त के घर से पी कर आया था और कशिश ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुमित के गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसीलिए देर से आई थी। फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम करवाया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज लड़ाई होगी। कशिश भी जोर से चिल्लाई। उनकी रोज की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती। यह बात झूठी है। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात सुमित ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 3 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। उसकी चिल्लाकर दी गई इस धमकी को सुनकर माधव और निर्मला अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही कशिश ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में निर्मला देवी कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना इस नरक में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना। धमकी देने के बाद कशिश ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज है। अपने को कोसता सुमित उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के कशिश कमरे से बाहर आई तो उसने सुमित को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना सुमित ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही कशिश ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज़। तुम्हारी माताजी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। अब आज घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर माने नहीं पापा। वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए। सुमित ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो कशिश भी कुछ उदासी सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूमकर आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात कशिश को जी भर के प्यार करते हुए सुमित को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2 दिन तक उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से कशिश देर से लौटी तो सुमित उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू-तू मैं-मैं हुई, पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर निर्मला घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। सुमित लगभग रोज ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। कशिश ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया, मगर उनके वापस लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो, शायद अगले हफ्ते वापस आए। सुमित जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो माधव जी उसे यही जवाब देते। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो कशिश और सुमित के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो निर्मला और माधव जी के लौटने के बारे में ढेर सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया।
अब वहाँ पहुंचकर उनसे बहस मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामी जी या किसी और की नहीं। सुमित सारे रास्ते कशिश को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुंच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराजगी के भाव न देखकर कशिश मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजाजी खाने खाने के बाद पार्क घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर सुमित हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? सुमित की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है। दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर माधव के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाया तो सुमित और कशिश जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब माधव जी और निर्मला जी ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही सुमित उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? माधव जी पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने सुमित को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए सुमित ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए निर्मला जी की पलकें नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए माधव जी ने अपने बहू बेटे से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है, इसीलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कहकर सुमित अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कह मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर माधव जी ने अपनी सहेलत का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बिठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? सुमित का मुंह से आश्चर्य खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। बस 15 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना बनाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद माधव जी सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। माधव जी ने ये क्या क्या बनाना सीख लिया, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए निर्मला और मामा मामी की आंखें खुशी से चहक रही थी। मटर पनीर, कोफ्ते, बैंगन का भरता, बरवा भिंडी, पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कैसे हुआ यह चमत्कार? सुमित सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि माधव जी को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजाजी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नरक में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी का इस बात का पूरा अर्थ सुमित को अगले 2 दिनों में समझ आया। माधव जी ने उसे उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम करके उसे एक पोटली में भरा और निर्मला की कमर की सिकाई करी। वे पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और निर्मला घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकोड़े मामी जी ने बनाए और सबको गरम गरम पकोड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। निर्मला जी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम माधव जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए।
कशिश और सुमित उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन कशिश को माधव जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई। बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। निर्मला और मामी जी यह काम करना चाहती थी, लेकिन माधव जी ने किसी की न चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले निर्मला जी की कमर की सिकाई करने के बाद मुंह लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। माधव जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े प्यार ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही न रहे। कुछ देर आराम करने के बाद सुमित ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 4 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। सुमित की यह बात सुनकर माधव जी एकदम गंभीर हो गए तो निर्मला जी बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो सुमित बेटा। मामा जी भी सहज नजर नहीं आ रहे थे। मामा जी, ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं यहाँ। इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, सुमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माधव जी ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद सुमित से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं सुमित। क्यों? क्या आप अब भी हमसे नाराज हो? सुमित एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते। माधव जी असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती। किसी दिन लड़ झगड़ कर कशिश घर छोड़े, इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। कशिश, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? सुमित ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज़, कशिश ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से प्रार्थना करी। माधव जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यह यहाँ कहना सुनना घर पहुँचकर नहीं हो सकता है पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है सुमित। वापस तो मैं आप दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब माधव जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात सुमित से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इससे बहुत समझाया। इसने मुझसे वादा किया कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदलेगी। उस रात सुमित से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वो तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, सुमित को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया। वैसा खराब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कपा देती है। तब भी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद न करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज़,
मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने के बाद मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए कशिश ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। सुमित के इस फैसले को सुन माधव जी ने बाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। निर्मला, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे माधव जी ने अपने बहू बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।